Hi and welcome to I Design My Life. I'm Sumit and I'm a life and a business coach. आज मैं आपको वो सोच सिखाना चाहता हूं जिससे कंपनी 3x से 5x होती है। कंपनी अपने आप बड़ी नहीं होती। कंपनी को बड़ी करने के लिए आपको अपनी सोच बड़ी करनी होती है। आपको बड़ी कंपनी की तरह सोचना होता है और उस जगह पर काम करना होता है जहां सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो चलिए समझते हैं कि आपको कहाँ मेहनत करनी चाहिए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। इस पूरी चीज़ को मैं आपको एक पिक्चर से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए और ध्यान से समझिए। तो इस पिक्चर में सबसे पहला जो आदमी होता है वो होता है प्रोस्पेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपको लगता है आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, वो होता है प्रोस्पेक्ट। इस प्रोस्पेक्ट के पास आप प्रमोशन के थ्रू पहुंचते हैं। प्रमोशन वो जरिया होता है जिसके जरिए आप लोगों को बताते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं या लोगों को पता चलता है हाँ फलाना बिजनेस या सर्विस एग्जिस्ट करती है। प्रमोशन के चलते ये जो प्रोस्पेक्ट होता है ये आपके सिस्टम में आता है जिसे मैं लीड कहता हूं। लीड का मतलब समझ लीजिए इंक्वायरी, यानी कि अब ये वो आदमी है जिसने कहा है आपसे कि यह आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है। इसको मैं लीड इंजन कहता हूं। जब यह आदमी लीड बनता है तो आप अपने लीड इंजन में देखेंगे कि सारे के सारे जो लोग होते हैं वो आपके काम के नहीं होते हैं। इसलिए आपको वहां पे एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है जिससे कि आप चूज कर सकें कौन वो आदमी है जिन्हें आप रीच करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी में होता है आपका सेल्स इंजन। और ध्यान दीजिएगा ये टेपर्ड है, ये छोटा हो जाता है क्योंकि अगर 100 लोग आते हैं सब आपके कस्टमर नहीं होते। 100 में से 20 या 30 लोग होंगे जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, इसलिए मैं इसे सेल्स इंजन कहता हूं। जब आपकी सेल सक्सेसफुल हो जाती है तो वो जो प्रोस्पेक्ट था वो कस्टमर बन जाता है। जब वो कस्टमर बन जाता है फिर वो आपके सिस्टम से इंटरैक्ट करता है जिसमें आपके की प्रोसेसेस होते हैं और कुछ की पार्टनर्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं उस कस्टमर को वो प्रॉमिस डिलीवर करने में जो आपने उससे किया था प्रमोशन के टाइम पे या सेल्स के टाइम पे। इसका आउटकम ये होता है कि आपका जो कस्टमर आता है वो 3 तरीके की स्टेट्स में पहुंच सकता है। या तो वो सुपर डिलाइटेड होता है, या वो ओके होता है आपकी सर्विस से, या वो नाराज होता है या दुखी होता है आपकी सर्विस से। अगर आपको अपना रिपीट और रेफरल बिजनेस बनाना होता है तो आपको यह इंश्योर करना होता है कि जब कस्टमर आपके सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है तो उसे डिलाइट मिल रही है। He is delighted, क्योंकि तभी वो आपके पास दोबारा आएगा या आपके बिजनेस को और लोगों के बारे में बताएगा। तो ये वाला जो व्यू था ये मैंने आपको 500 फीट से व्यू दिया। अब इसके एक एक सेक्शन के अंदर घुसते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जरूरी जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा की तरह मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में एक क्विज है जो आपको बताएगी कि आप अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस क्विज को ज़रूर करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने कस्टमर सेंट्रिक हैं। अगर आप कस्टमर सेंट्रिक हैं तो ही आप जीतेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पर यह वीडियो देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप की बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और ये पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहाँ पे आंसर कर सकूँ। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पे वीडियो भी बना के डालता हूँ जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्ट से। ये वो एरिया है जहाँ पे कंपनियां 80% ऑफ देयर टाइम बिताती हैं, क्योंकि अगर आपकी ये वाली चीज गलत हो गई तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं करा कि आपके कस्टमर की क्या नीड है तो आप सही से अपने बिजनेस को प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे और लीड लेवल पे भी आपके पास वो लोग आएंगे जो आप चाहते नहीं हैं।
उससे आपकी सेल भी कन्वर्ट नहीं होगी और आपका कुछ नहीं होगा आगे। इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको इस स्टेज पे बिताना चाहिए, इवन अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आप किसी नए बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो एरिया है जिसकी क्लैरिटी 95% बिजनेसेस को नहीं होती। वो छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो या मिड लेवल के बिजनेस हो, बहुत सारे लोगों का यहां पे कंफ्यूजन होता है। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो यहां पे क्लैरिटी ले आती हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका होता है अगर उन्होंने ये वाली चीज वेरीफाई कर ली तो उनकी आगे की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। बाकी की प्रॉब्लम वो मक्खन की तरह काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम उस जगह बिताया जहां पे पूरे बिजनेस का फंडामेंटल ट्रूथ छिपा हुआ है, जहां पे सच छिपा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कंपनियां करती कैसे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूं, 2 चीजें करती हैं कंपनियां। एक जिसे कहते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट में समझना कि किस तरीके का कस्टमर है। हर आदमी आपका कस्टमर नहीं होता है। मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई आपके कस्टमर कौन है। जैसे मैंने डॉक्टर जिनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उनसे पूछा भाई आपके कस्टमर कौन कौन है। बोले हमारे कस्टमर तो सब है, डॉक्टर की तो सबको जरूरत होती है। हाँ होती है, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स को इस तरीके से डिवाइड करना होता है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, जिससे कि आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना आसान नहीं होता है। आपने ये वाली कहावत सुनी होगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप एवरीवन हैप्पी। इसलिए उस सेक्टर को चुनिए, उस सेगमेंट को चुनिए जिसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे कर सकते हैं ये वाला काम। आप ये वाला काम ऐसे कर सकते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग डेटा में जाइए, उस डेटा को ब्रेक करिए, एज वाइज ब्रेक करिए, उनकी नीड वाइज ब्रेक करिए, तो आपके क्लस्टर्स बन जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इस एज ग्रुप का आदमी आपके पास आता है, वो मेल होता है, फीमेल होता है, और कौन सी नीड होती है जिसकी वजह से वो आता है। आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए जो इस चीज को कैप्चर कर सके, ताकि अगली बार जब आप प्रमोशन कर रहे हैं या उसको मैसेज भेज रहे हैं तो आपको क्लैरिटी हो कि मुझे इस आदमी से क्या बात करनी है। एक बार आपने जब ये सेगमेंट बना लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मार्केट एनालिसिस का जो आउटकम होता है वो आउटकम होता है सेगमेंटेशन और एक नीड आइडेंटिफाई कर लेना जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की होती है। कस्टमर सेगमेंटेशन वाली जो चीज है वो आपको डॉक्यूमेंट में इस सेक्शन में मिल जाएगी। इस सेक्शन को भर लीजिए, आपको अपने कस्टमर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो सोचता कैसे, रहता कहाँ पे, उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, उसका साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। इस चीज़ को कायदे से भरिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कस्टमर की नीड्स क्या हैं, जिससे कि फिर आप अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज़ को उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड होता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जब आपने ये नीड आइडेंटिफाई कर ली कि भाई मेरे कस्टमर की ये वाली दिक्कत है, फिर आप देखोगे कि उस कस्टमर की ये वाली नीड अभी सेटिस्फाई कैसे हो रही है और लोग इस वाली नीड को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। वो कौन सी जगह है जहां पे उस कस्टमर को अभी भी दर्द बाकी है, उसकी नीड है, तो आप क्या करते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करते हो ताकि उसकी वाली नीड्स फुलफिल हो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का जो आउटकम होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शब्द को समझिए, डिफरेंट का मतलब आपकी ऑफरिंग, आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों से क्या डिफरेंट करता है और वो कस्टमर की कौन सी नीड को सेटिस्फाई करता है। एक बार आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आपके लिए चीजें बहुत बहुत आसान हो जाती हैं। इन वाले दोनों प्रोसेस का जो आउटकम होता है वो होता है कस्टमर की नीड निकल के आ जाना क्लियर टर्म्स में। मैं आपको एक टेस्ट बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा वो क्लैरिटी आ गई कि नहीं। आप अपनी आंख बंद करिए और उस कस्टमर का डिस्क्राइब करिए। क्या आपको वो कस्टमर दिखता है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी नीड्स कैसी है, किसके साथ वो सामान खरीदने आता है, किस तरीके से वो सर्विस को कंज्यूम करता है, कैसे वो अपना बाइंग डिसीजन लेता है। अगर आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर क्लियर आ रही है, इसका मतलब आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसे कहते हैं कस्टमर पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब आपने कस्टमर को एक कहानी के रूप में डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा ये कस्टमर है, इसका ये एज ग्रुप, इसकी ये परेशानी, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसकी ये वाली परेशानी दूर करेगा और ऐसे दूर करेगा जैसे कि कोई और ना कर रहा हो। ये वो जगह है जहां पे आपका 80% एफर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल पे आपको क्लैरिटी नहीं हुई
तो आपकी बाकी सब चीज़ें हिट एंड ट्रायल से चलेंगी। इसलिए इस लेवल पे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी लेके आइए। जो मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भाई बेंगलोर में एक फूड चेन है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। उनके जो ओनर है उन्होंने मुझे हायर किया एज अ बिजनेस कोच। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी, उनके पास 3 रेस्टोरेंट थे। एक उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला था जो कि चल नहीं रहा था, और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो सोच रहे थे कि इस रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। अब मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता हूँ। उनके जो 3 रेस्टोरेंट थे वो लोकल एरिया में थे, सोसाइटीज़ के आसपास थे, और वेल नोन रेस्टोरेंट थे। लोग उनके पास आते थे, खाना खाते थे, उसकी तारीफ करते थे और चले जाते थे। ये जो चौथा रेस्टोरेंट इन्होंने खोला था, ये खोला था इन्होंने एक टेक पार्क में। टेक पार्क में जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जहाँ पे लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन उनकी नीड वहाँ पे डिफरेंट होती है। तो इन्होंने क्या किया था, जो इनके करंट रेस्टोरेंट का मॉडल था वही का वही मॉडल उन्होंने उठा के वहाँ पे आईटी पार्क में डाल दिया था। लेकिन ये वाली बात नहीं समझी कि दोनों जगह का जो कस्टमर है उसकी नीड्स डिफरेंट हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है। जो आदमी उनके लोकल एरिया में खाना खाने आता था वो एक्सपीरियंस के साथ आता था, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता था और उसके पास टाइम होता था। लेकिन जो टेक पार्क में रेस्टोरेंट था, उस आदमी की नीड थी कि वो अच्छा खाना खाए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता था क्योंकि लंच ब्रेक बहुत छोटा होता था। इनके रेस्टोरेंट में आके जब वो ऑर्डर देता था तो ऑर्डर जाता था, वहाँ पे खाना फ्रेश बनता था, आता था, तब तक बहुत देर हो जाती थी। इस वजह से क्या होता था, इनके यहाँ क्यू लगी होती थी, लोगों को जल्दी खाना नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इनके बिजनेस पे आना बंद कर दिया और जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ग्रोथ नहीं हुई। जब हमने इनके साथ काम करना शुरू किया तो हमने आइडेंटिफाई करा कि कस्टमर की नीड क्या है, और वहीं से शुरू होता है पूरा गेम। यहाँ के कस्टमर की ऊपर के तौर पे आपको बता देता हूँ, उसकी जो नीड थी वो ये थी कि यार मुझे तेजी से खाना चाहिए और बढ़िया खाना चाहिए, मुझे देर नहीं चाहिए, मुझे वैरायटी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे काम करके सीधे ऑफिस जाना है वापस। तो हमने क्या किया, नीड समझ में आ गई, तो हमने उनके प्रोडक्ट की ऑफरिंग बदली, उनके काम करने का तरीका बदला। हम लोगों ने क्या करा, एक रिसर्च करी उनके पुराने होटलों में, और वहाँ पे पाया कि कौन कौन से उनकी डिशेज हैं वो जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हमने वो डिशेज ली और सिर्फ वही डिशेज यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट में बनाना शुरू करी और एक थाली का सिस्टम शुरू किया, जिसमें एक वेज थाली होती थी और एक नॉन वेज थाली होती थी। अब क्या हुआ, इनके रेस्टोरेंट में स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, जिससे इनकी कुकिंग की कॉस्ट कम हो गई, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो गई, और लोग जब आते थे तो उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता था कि मुझे ये खाना है कि ये खाना है, क्योंकि उनकी प्लेट में ऑलमोस्ट उन्हें सब कुछ मिल जाता था। इसकी प्राइसिंग जो थी वो हमने बहुत ही नॉर्मल दाम पे रखी, तो उनके यहाँ बिजनेस बहुत तेजी से फ्लो होने लगा। 2 तरीके की ऑफरिंग बनाई हमने, एक वहीं पे खाने की और एक खाना पैक करके ले जाने की। दोनों की पैकेजिंग पे ध्यान दिया और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग करी। इससे उनकी जो सेल थी वहां की वो बहुत तेजी से ग्रो कर गई। उसके बाद उन्होंने एक नहीं, अभी तक वो 3 रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, और टेक पार्क में, और टेक पार्क से उनका बिजनेस जो है वो उनके लोकल वाले उससे ज़्यादा आता है, और वहाँ की इन्वेंट्री कॉस्ट और बाकी की कॉस्ट नीचे है। तो आपने देखा कि जब हमें ग्रो करना था तो हमने वहाँ पे अटैक मारा जहाँ पे लोग नहीं सोचते। वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे कि अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करूँ। वहाँ पे प्रमोशन की दिक्कत नहीं थी, आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत थी, कस्टमर के साथ आइडेंटिफाई होने की दिक्कत थी, उसकी नीड पहचानने की दिक्कत थी। एक बार जब हमने उसकी नीड पहचान ली, फिर हमारा प्रमोशन भी बदल गया और फिर हमारी सेल भी बदल गई। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट में ये वाला सेक्शन भरने को दिया है। आप इस सेक्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को भरिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है, आप अपने कंपटीशन से कैसे अलग हैं, आपके कस्टमर की क्या नीड है, क्या आप उसकी वो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो इस सेक्शन को भरने से आपको ये पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है प्रोस्पेक्टिंग की। यहाँ पे टाइम बिताइए और क्लैरिटी लीजिए। आप नए मार्केट में जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हैं, आपके सारे जवाब यहीं पे छिपे हुए हैं कि आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप उस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो जो सैचुरेट हो चुका है, या ये हो सकता है कि आपकी रीच बहुत लोकलाइज्ड हो और उस मार्केट का एक साइज हो जिसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। सारे आंसर 90% ऑफ योर आंसर आपके यहां पे छिपे हुए हैं।
लोग हमसे कहते हैं कि प्रमोट कैसे करें। प्रमोशन दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं करा है। एक बार आपको आपका कस्टमर दिख गया तो आपकी प्रमोशन की दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रमोशन में करना क्या होता है, आपको लोगों को बताना होता है ये मेरा प्रोडक्ट है और ये आपकी इस तरीके से नीड रिजॉल्व करेगा और ये इसका प्राइस है। ये वाली चीज़ तो आप पहले ही स्टेप में रिजॉल्व कर चुके हैं ना। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है और आपका जो एड स्पेंड होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। तो आप बहुत ही लेजर लाइट फोकस की तरह अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलता हूं, लीड इंजन। लीड इंजन क्या होता है? बहुत सारी कंपनियों में लीड इंजन ही नहीं बना होता है। आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपके इंक्वायरी कौन कौन से सोर्सेज से आ रही हैं। वो इंक्वायरी अच्छी इंक्वायरी की खराब इंक्वायरी है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है सारी इंक्वायरी सेम हो। लोग क्या करते हैं, ऐड देखते हैं, इंक्वायरी डाल देते हैं। पर आपको अपने यहाँ जरिया बनाना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपकी लीड की इंक्वायरी की क्वालिटी कैसी है। जब आप उसकी क्वालिटी पता लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उन लोगों को प्रोसेस में आगे बढ़ाना, जिसे मैं सेल्स इंजन कहता हूँ। तो जो आपकी सेल्स टीम होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पास पहुँचती है जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बनने वाले होते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं लीड नर्चरिंग। नर्चर करना मतलब उसे पकाना, क्योंकि हर आदमी जो आपके पास इंक्वायरी भेजता है वो रेडी नहीं होता है आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, आपकी सर्विस लेने के लिए, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए। उसे वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करने के लिए उसकी नर्चरिंग करनी पड़ती है और आपको समझना पड़ता है कौन सा आदमी है जिसके साथ मैं टाइम बिताना चाहता हूं और कौन सा आदमी है जिसके साथ मैं टाइम नहीं बिताना चाहता। ये सारा का सारा काम आपका लीड और सेल्स इंजन में होता है। आपकी जो सेल्स होती है वो भी डिपेंडेंट होती है फर्स्ट स्टेज से। जब आपकी सेल्स की टीम को क्लैरिटी होती है कि आपका कस्टमर कौन है और आपकी ऑफरिंग क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करती है उससे, और आपके जो सेल्स के कन्वर्जन होते हैं वो बेटर हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। अब जब आपकी सेल हो गई तो ये जो प्रोस्पेक्ट था ये आपका कस्टमर बन जाता है। अब ये बन गया आपका भगवान। कस्टमर इज गॉड। जब आप इस फिलॉसफी के साथ जिएंगे तो भगवान आपको जिताएगा। जब वो कस्टमर बन जाता है तो वो आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करना शुरू होता है। आपका धर्म होता है कि आपने कस्टमर से जो प्रॉमिस किया है आप उसे सेटिस्फाई करें, लेकिन इससे आप जीतेंगे नहीं। आप जीतेंगे तब कि आपने जो उससे प्रॉमिस किया है उससे भी ज्यादा उसे दें, उसे ऐसी सर्विस दें कि वो वाह वाह करने लगे और आपकी सर्विस से डिलाइटेड हो जाए। आपके बिजनेस से 3 तरीके के स्टेट्स में निकलता है कस्टमर। एक, सुपर डिलाइटेड, सेकंड ओके, थर्ड उदास। जब आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे और उसे एक्सीड करेंगे तब आपका कस्टमर सुपर डिलाइटेड होगा, तब आपकी रिपीट सेल आएगी और रेफरल सेल आएगी, तब आपका भगवान आपको जिताएगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस अपना यहां पे टाइम बिताते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पे बिताइए टाइम, क्योंकि कस्टमर से जो प्रॉमिस किया उस पर ओवर डिलीवर करना है। लेकिन यहां से जो आपकी ग्रोथ होती है वो इंक्रीमेंटल होती है। मल्टीप्लिकेशन तब होगी जब आप रूट पे जाके काम करेंगे, वहां पे जाके काम करेंगे जहां पे आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि वहां पे उसकी कौन सी नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हुई है। फिर आप वहां पे इनोवेट करना शुरू करेंगे। आप इन सारे स्टेप्स में कहीं पे भी इनोवेशन लेके आ सकते हैं और अपने बिजनेस को 3 से 5 गुना 10 गुना जितना बड़ा करना चाहें आप उतना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, सोचने का तरीका समझना पड़ेगा और इस ऑर्डर में चलना पड़ेगा। हर चीज पे सोचना पड़ेगा क्या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं इस वाली चीज में, और तब देखिएगा आपके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और आप ग्रो करना शुरू करेंगे। 4x 5x की बात नहीं कर रहा हूं, 10x 20x कितना भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट। तो आशा करता हूं कि आपको इस बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा। मैं ये मानता हूं कि मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस वीडियो के स्कोप के बाहर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने इंडिविजुअल बिजनेस में अप्लाई करनी है। आप YouTube पे ढूंढते रहिए कैसे मैं अपना बिजनेस 3x करूं, 5x करूं, कोई आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है।
उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के। और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूं, जिसमें मैं उनकी मदद करता हूं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुँचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए। हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए इस चीज़ को मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। आपका एज अ बिजनेस ओनर मैक्सिमम टाइम कस्टमर एक्विजिशन में जाना चाहिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, आपके कस्टमर की नीड क्या है। ये सच है। अगर आप इस सच तक पहुंच गए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अपना टाइम बिताइए और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक बार नीड आइडेंटिफाई हो गई, देन प्रमोशन चैनल पे जाइए, उसके बाद लीड इंजन बनाइए, अपने कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड करिए ताकि आप उससे एनालिसिस कर सकें, और उसके बाद सेल्स पिच बनाइए जिससे कि आप सेल कर सकें, कन्वर्ट कर सकें अपनी लीड को, और उसके बाद उसे ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए कि वो सुपर डिलाइटेड हो जाए। वो जब आपके बिजनेस से बाहर निकले, आपसे इंटरैक्ट करके बाहर निकले, तो वाह 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 के अलावा उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार कहिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बिजनेस एंड आई डिज़ाइन माई लाइफ।